चलता हूँ वकील साहब। मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। दोस्तों, मैं इस कहानी में वकील साहब हैं जो इस कहानी को सुना रहे हैं। एक आदमी दंदनाता हुआ अंदर घुसा, हाथ में कागज़ों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े जिनमें पाँचों के पास मिट्टी लगी थी। उसने कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज़ और क्या चाहिए, क्या खर्चा लगेगा। मैंने उन्हें बैठने को कहा। मैंने कहा, रघु पानी दे इधर। मैंने आवाज़ लगाई। वो कुर्सी पर बैठे। उनके सारे कागजात मैंने देखे, उनसे सारी जानकारी ली और आधा पौना घंटा इसी कामकाज में गुजर गया। मैं इन कागज़ों को देख लेता हूँ, आपकी केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए बाबा, शनिवार को मिलिए मुझसे। 4 दिन बाद वो फिर से आए, वैसे ही कपड़े और बहुत डेस्परेट लग रहे थे। अपने भाई पर काफ़ी गुस्सा थे। बहुत मैंने उन्हें बैठने को कहा। वो बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने बात की शुरुआत की। मैंने कहा, बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए हैं। आप दोनों भाई और एक बहन है आपकी। माँ बाप तो आपके बचपन में ही गुजर गए। आप 9वीं पास, छोटा भाई इंजीनियर। आपने कहा कि छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा था। लोगों के खेतों में आपने दिहाड़ी पर काम किया। कभी अंग भर कपड़ा और पेट भर खाना आपको मिला ही नहीं। पर आपने अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे का 1 रुपया कम नहीं होने दिया। एक बार खेलते खेलते आपके छोटे भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दिए थे। लहूलुहान हो गया था आपका भाई। फिर आप उसे अपने कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये समझने की, पर आपकी जान तो आपके छोटे भाई में बसी थी। आपके माँ बाप के बाद आप ही इनके माँ बाप थे, यही भावना थी आपके मन में। आपकी बदौलत ही आपका छोटा भाई एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया। आपका दिल खुशी से भरा हुआ था। फिर आपने मरते दम तक मेहनत की। 80,000 की सालाना फ़ीस भरने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया था बाबा जी। बीवी के गहने गिरवी रख के, कभी साहूकार से पैसे लेकर आपने उसकी हर ज़रूरत पूरी की। फिर अचानक ही आपके छोटे भाई को किडनी की तकलीफ़ शुरू हो गई। दवा खाने गए, देव भगवान हुए। डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा। आपने बिना सोचे अपनी किडनी अपने छोटे भाई को दे दी। आपने उसे कहा कि छोटे, तुझे कल बड़ा होके अफसर बनना है, नौकरी करनी है। तू कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर लेकर। मुझे तो गांव में ही रहना है, घर का काम करना है, खेती बाड़ी करनी है। एक किडनी से भी मेरा चलेगा। यह कह करके आपने अपने छोटे भाई को किडनी भी अपनी दान में दे दी। जबकि ऐसा इस कलयुग में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने किसी प्रियजन या अपने भाई या अपने माँ बाप के लिए इतना बड़ा कदम उठाते हैं। फिर आपका भाई मास्टर्स करने के लिए हॉस्टल पर रहने गया। जब भी आप घर में लड्डू बनाते तो उसे हॉस्टल देने ज़रूर जाते। खेत में मकई खाने को तैयार हुई तब भी भाई को देने ज़रूर जाते। कोई तीज त्यौहार हो, भाई को कपड़े आप ज़रूर भेंट करते थे। दिवाली हो, होली हो। घर से हॉस्टल 25 किलोमीटर तक तुम उसे डिब्बा देने साइकिल पर गए। हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया आपने। फिर वो मास्टर्स पास हुआ, आपने पूरे गांव को दावत दी। फिर उसने शादी कर ली और आप तब गांव में ही रह गए। उसी के कॉलेज की लड़की जो दिखने में एकदम सुंदर थी, भाई को नौकरी लगी। 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नज़र लग गई। आपके इस प्यार को शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया।
पूछा तो कहता है मैं बीवी को वचन दिया है, घर दिया है, पैसा देता नहीं। पूछा तो कहता है कर्जा सिर पर है, पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा, पैसे कहाँ से आए? तो पूछा तो कहता है कर्ज लिया है। मैंने मना किया तो कहता है भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तू तो गांव में गंवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है कि गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे। इतना कह के मैं रुका। रघु ने लाई चाय की प्याली मैंने मुंह से लगाई। तुम चाहते हो जो भाई ने जो मांगा उसे ना देकर उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए, यही चाहते हो ना तुम बाबा? वो तुरंत बोला। हाँ, मैंने कहा हम स्टे ले सकते हैं बाबा, भाई के प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, परंतु तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया है वो कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हारी दी हुई किडनी भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो ज़िंदगी के हसीन पल खर्च किए हैं वो कभी वापस नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है इन सब चीज़ों के सामने उस फ्लैट की कीमत बिल्कुल शून्य मात्रा है। आपके भाई की नीयत फिर गई है, वो अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी उसी कृतघ्न सड़क पर मत जाना। वो भिखारी निकला। बाबा तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने की बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, इसका मतलब बच्चे भी ऐसा करेंगे? ये तो नहीं होता। वो मेरे मुंह की ओर ताकने लगा। उठ के खड़ा हुआ, सब कागजात उठाए और आंखें पोंछते हुए कहा, चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और वो मुझे दिख न जाए ऐसी कोशिश कर रहा था। इस बात को अरसा गुजर गया। कल वो अचानक मेरे ऑफिस में आया। कलमों में सफ़ेदी झांक रही थी। साथ में एक नौजवान था, हाथ में थैली। मैंने कहा बाबा बैठो। उसने कहा बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा बेंगलोर में रहता है, कल गांव आया, अब 3 मंजिला मकान बना लिया है वहाँ। थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेती खरीद ली है। अब मैं उसके चेहरे से टपकते हुए खुशी को महसूस कर रहा था। वकील साहब, आपने मुझे सही सलाह दी थी कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत लगो। गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ़ उकसा रहे थे। मैंने उनकी नहीं, आपकी बात सुन ली। मैंने अपने बच्चों को लाइन से लगाया और भाई के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल भाई भी आकर मेरे पाँव छू कर गया है। माफ़ कर दे, मुझे ऐसा कह गया है। मेरे हाथ का पेड़ा हाथ में ही रह गया। मेरे आंसू टपक ही गए आखिर। गुस्से को योग्य दिशा में मोड़ा जाए दोस्तों, तो पछताने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।